भाई कितनी बार तो बोली हूँ, इन दोनों को किसी ओल्ड एज होम में रखाते हैं। हाँ बेटी, ठीक ही बोल रही है। हम लोगों को वही छोड़ा। वैसे भी हम दोनों को यहाँ अकेले मन नहीं लगता है। माँ पापा आप दोनों को समझा रहे हैं कि हम लोग के काम में दखल अंदाजी मत किया कीजिए, हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपको चश्मा चाहिए, दवाई चाहिए, फलाना ढिमकाना, ये सब सुन सुन करके कान पक जाता है। आप लोग का डिमांड पूरा करें कि हम लोग अपना काम करेंगे। आपसे आपका जो भी काम होगा ना खुद ही किया कीजिए, नहीं तो बुढ़िया बिस्तर समेट करके ओल्ड एज होम में जाने के लिए तैयार रहिएगा। भाई थोड़ा तो सुन लो। दीदी कितनी बार बोले हैं, आपका काम है आप ही संभालो, मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। चिकू सुनो, दीदी के पार्लर में कुछ पैसों की जरूरत है, तुम देख लो यार थोड़ा। भैया मेरी हालत तो खुद ही खराब है, मैं पैसा देने की हालत में नहीं हूँ, दीदी अपना खुद ही समझ लेगी। लगता ही नहीं है तुम दोनों मेरे अपने भाई हो। करते रहो पैसा पैसा, मुझे जो अपना करना है मैं खुद का देख लूंगी। मैंने तो नहीं बोला था ना इतना बड़ा पार्लर खोलने को, और वो भी पापा ने अपनी रिटायरमेंट की सारी कमाई आपको दी है तभी खुला है। पापा ने सिर्फ पूंजी दी थी, आज मेरी मेहनत की बदौलत ही वो नंबर 1 पार्लर बना है। तुम लोग दोनों भाई नहीं, भाई के नाम पे दुश्मन हो मेरे। दीपा वो का माँ भैया कुछ मत बोलिए, दिमाग मेरा वैसे ही पहले से बहुत खराब है, नुकसान पे नुकसान हुआ जा रहा है। शुक्ला जी वो 20 लाख वाला टेंडर आज हमें किसी भी हाल में पास करवाना है, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा भाई। हाँ इसलिए मैं बार बार फोन करके बोल रहा हूँ कि सारी सेटिंग पूरी व्यवस्था करके रखिए एकदम मस्त, किसी भी हाल में नहीं छूटना चाहिए बेटा हाँ ठीक है, मैं हाँ थोड़ा हॉस्पिटल जाना था, ले चलोगे? पापा आपको कितनी बार बोले ऐसे डिस्टर्ब मत किया कीजिए, इन सब कामों के लिए फुर्सत नहीं है मेरे पास। ड्राइवर है, आप ड्राइवर को लेकर के चले जाओ। घर में इतने नौकर चाकर क्यों रख रखे हैं मैंने, जब हर काम के लिए मुझे ही जाना पड़े। हजारों बार आपको समझा चुका हूँ, अपना काम खुद ही किया कीजिए। जल्दी चलिए, लेट हो रहा है। चलो लेट हो रहा है। और हाँ पापा जी ध्यान रहे, अगले बार से जब हम लोग कहीं जा रहे हैं तो रोका टोका मत कीजिए, काम खराब हो जाता है। प्लीज ये लास्ट टाइम है, आगे से ध्यान रखिएगा प्लीज। बेटा औरों के बाल बच्चे तो अपने माँ पापा का आशीर्वाद लेके जाते हैं, घर से निकलते हैं, और तुम्हें टोक देने से तुम्हारा काम खराब हो जाता है। ठीक है, आगे से ख्याल रखेंगे। भैया हम इसलिए कहते हैं माँ पापा को ओल्ड एज होम में रखना चाहिए। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना, हर बात को तुम भूलो भले माँ बाप। माँ आपको जो 5,000 रुपए दवाई के लिए देते हैं वापस दीजिए तो। लेकिन कहा बेटा अभी दीजिए ना माँ, आपकी दवाई से ज्यादा जरूरी मेरा पार्लर को डूबने से बचाना है। लाइए जल्दी दीजिए। हाँ भैया आप खुद ही करवा लीजिए ना सारा काम। एक मिनट रुकिए माँ, माँ सॉरी आपका चश्मा नहीं बनवा पाए हैं, आप किसी नौकर के साथ जाकर बनवा लीजिए। ये रखिए पैसा। वो खुशी चाहिए बेटा, पैसा नहीं चाहिए। नानी आपसे मम्मी और मामा बात क्यों नहीं करते हैं? उन लोग बड़े हुए हैं बेटा। जो चीज भी तुमने मांगी है वो सब कुछ तूने पाया है। हर जिद को लगाया सीने से, बड़ा तुझ पे नेह लुटाया है। दीदी मुझे लगता है ना कि हम लोग तो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन अगर माँ पापा के लिए समय नहीं है हमारे पास तो सब बेकार है। आखिर क्या करेंगे इन पैसों का हम, जब हमारा परिवार ही खुश नहीं है, माँ पापा ही खुश नहीं है। बचपन में माँ पापा ने खुद से हमारी हर जिद पूरी की है, लेकिन आज हम लोग उनके कामों के लिए नौकरों को साथ भेज दिया करते हैं। हमें जरा सी चोट लग जाने पे उनका कलेजा दुखता था, तो आज उनके दुख दर्द को हम लोग देख करके भी अनदेखा क्यों करते हैं। सिर्फ पैसे कमाने में इतने अंधे कैसे हो सकते हैं हम लोग। सही बोल रहे हो भाई, मैं भी यही सोच रही थी। आज हम उन्हें ओल्ड एज होम में छोड़ने की बात करते हैं जो हमें हमेशा पलकों पे बिठाए रखते हैं। दीदी ज़िंदगी में हमने बहुत कुछ कमाया, लेकिन अगर माँ पापा के लिए समय नहीं है तो सब वेस्ट है। इसलिए आज से हम लोग उतना ही कमाएंगे जितना ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरत है। हाय तौबा, पैसा पैसा करके हम लोग ज़िंदगी में सिर्फ टेंशन ही मोल लेते हैं, लेकिन परिवार की खुशी से बढ़कर
और कोई दूसरी खुशी कभी हो ही नहीं सकती है, ये हम सबको समझना चाहिए। आज 10 लाख के लॉस ने मुझे वो सब कुछ सिखा दिया जो माँ पापा हमें बचपन से सिखाना चाह रहे थे। पैसा सब कुछ होता है दीदी, लेकिन हर कुछ कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। हाँ भाई, सच में अगर हम लोग माँ पापा को ही खुश रखेंगे तो जिंदगी में हमें कोई तकलीफ होगी ही नहीं। हम सबने माँ पापा का बहुत दिल दुखाया है। चलिए आज उनसे माफ़ी मांगकर उन्हें दुनिया की हर खुशी देंगे, और आज से पैसा नहीं, खुशियाँ कमाएंगे और बांटेंगे भी। चलिए माफ़ी मांगते हैं। चाहे लाख कमाई धन दौलत ये बंगला कोट बनाई है, माँ बाप ही ना खुश है तेरे, बेकार ये सारी कमाई है। ये लाख नहीं, ये लाख नहीं, ये खाक है सब। इस राज को मत भूलना, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस राज को मत भूलना। माता पिता सब कुछ नहीं, बल्कि माता पिता ही सब कुछ हैं। दोस्तों, आज अगर आपके पास एक हंसता खेलता परिवार है, माता पिता हैं, तो आपके पास दुनिया की हर खुशी है। आप खुशी को तलाशने बाहर मत निकलिए, पैसे में खुशियाँ मत तलाशिए, क्योंकि पैसा पैसा करके आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। पैसा हमें थोड़ी देर के लिए खुशी तो दे सकता है, लेकिन अपनापन और साथ मिलकर रहने से ही हमें जो खुशी मिलती है वो अनमोल होती है। परिवार की और माता पिता की वैल्यू आज आप उनसे पूछ सकते हैं जिनके पास अपना कोई परिवार नहीं है, माता पिता नहीं है। इसलिए दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ भी बहुत किस्मत वालों को मिलती है। और आज अगर आपके पास परिवार है, माता पिता हैं, तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं। छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय कीजिए, क्योंकि परिवार के साथ ही हर खुशी शोभा देती है, अकेले बिल्कुल नहीं। दोस्तों, अगर आप इस पेज पे नए हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा, ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप सबको हमेशा मिलती रहे। और एक दूसरे का ख्याल रखिए, खुशियाँ कमाइए और बांटिए। जय हिंद। इस संसार में पता है, माँ का बलिदान तो कोई उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। बहुत सी बहुएं ऐसी होती हैं, आते ही न्यारी कर लेंगी बेटा को, माँ से अलग कर देंगी। और जब बेटा माँ के पास जाता है तो बहू कलेश करती है कि तुम माँ के पास गए थे, तनख्वाह में से कजू दे के आए होंगे। और जो बात मैया पता चल जाए ना, तो माँ अपने बेटा से कहती है, तू मेरे पास मत आओ कर, तेरी बहू तो ते कलेश करेगी ना, वो तो ते कलेश करते है ना। मोए नहीं चाहिए, मैं तो हाथ पांव चल रहे हैं, मैं तो भगवान जब गुजारो करेगो, पर तो ते कलेश होए, जी बात मुझे अच्छी नहीं लगत बेटा, तू मेरे पास मत आओ करे। और तनख्वाह मिलो करे तब तो बिल्कुल मत आओ करे। अपने पाले परोसे बेटा को दूसरी की लड़की के हाथों में दान कर देती है। ये झूठी बात है कि लोग कन्या दान करते हैं। सच बात तो ये है कि असलियत में तो माँ अपने बेटे को, उस कन्या को दान कर देती है कि जा ले जा। असली बात तो ये है, कन्या तो उस घर की मालकिन बन जाती है, हैं? दान तो माँ करती है कि ले, आज से मैंने अपना बेटा तो दे दो, पारो मैंने पैदा मैंने करो, बड़ो मैंने करो, दूध मैंने प्याए और सुख तू ले, जाकी दौलत तू ले, है जाकी कमाई तू ले, है जाको संग तू ले, है जाके मकान तू ले, जाके खेतन तू ले, है और जाई के नहीं, जो मैंने कमाए अपनी जिंदगी भर बहुए तू ले। ये माँ का बलिदान है, इस धरती पर कोई कर सकता है? लेकिन मुझे दर्द तब होता है, दुख तब होता है, जो माँ इतना सब कुछ करती है,
उसके बाद औलाद जब कमा के लाती है और कभी कभी घर पे आवे और माँ इंतजार करती है कि छोरा आए रहे तो 2-4 हजार रुपया तुम्हें हाथ पे धर के जाएगो, छोरा आए रहे, और छोरा यूं कह के चले जाए कि मम्मी पे क्या कमी है, माँ पे क्या कमी है? मैया पे तो खेत है, मैया पे इनकम आ रही है, फलानी चीज है रही है, मैया पे तो सोना है, चांदी है, मैया पे क्या कमी है? ऐसे कपूतों को तो मैं चाहता हूं कि आग लगा करके मार देना चाहिए, हैं? तो ये क्या मैया पे क्या कमी है? जा मैया पे तो कोई कमी ना है, और तेरे घर में एक मैया बैठी है, जा तू ब्याह के लायो का है, तापे सब कमी कमी है, सो ले लग तू भैया दे रहा है, मतलब बाप पे कमी है और तेरी मैया पे कोई कमी नहीं है। ऐसी औलाद को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, हैं? जिसने 9 महीना रखा पेट में, उसके सामने कहता है कि माँ पे क्या कमी है? जिसने दूध प्या करके बड़ो करो, माँ खुद भूखी रही, खुद दूध नहीं पिए, लेकिन बालकन ने प्याए, हैं? और वो औलाद कह दी है मैया पे क्या कमी है? ऐसी औलाद को तो कुआं में डूब के मर जाना चाहिए। तू जय दिना के लिए पैदा करो, जय शब्द सुनावे के लिए पैदा करो का? अरे तू माँ देगो, माँ पे जोर जोर के धरेगो, तो माँ कोई शराब पीवे थोड़ी जा रही है, जोर जोर के धर के तो ये दे जाएगी, अंतिम में कछु चीज बनावेगी तो तेरी बहुआ ही दे जाएगी, हैं? तो कोई तो छोड़ के जाएगी। माँ कहीं बर्बादी करने तो जाती नहीं है, तेरी बहू तो फिर भी है मेला देखे में जाए, शॉपिंग करवे जाए, न जाने कहां कहां जाती है, और हो सकती है तेरी बहू तो तेरे मायके में भी दे आवे, लेकिन माँ मायके में नहीं देती। माँ तो अपनी औलाद के लिए इकट्ठा करके रखती है, इतने पर भी औलाद कह देती है कि माँ पे क्या कमी है, माँ क्या करेगी? धिक्कार है उन कपूतों को जो माँ बाप को ऐसी वाणी कहते हुए उनकी जीभ में कीड़ा नहीं पड़ता है, उनकी जीभ में आग नहीं लगती, जो माँ से कहते हैं कि माँ पे क्या कमी है, माँ क्या करेगी, माँ को क्या जरूरत है, हैं? तू ब्याह के लायो का तो ये सब जरूरत है, पूरी तनख्वाह, पूरा फंड, पूरी पेंशन और पूरा जितना जो बाद में आता है रिटायरमेंट के बाद सब रो भाई कल माँ को कोई जरूरत नहीं है। धिक्कार है ऐसे कपूतों को। अरे तू अपनी तनख्वाह में तो पूरा नहीं तो कबू कबू आया तो 12 महीना तो तनख्वाह मिलती है, 12 महीना में कम से कम 2 महीना की तनख्वाह तू यूं समझ ले दान ही कर दे, तो अपनी माँ बाप पे ये दान कर ले, दुनिया में नहीं कर रहा तो माँ बाप पे ये दान कर ले। धिक्कार है ऐसी औलादों को जो अपने माँ बाप खिसाने से खड़े रह जाते हैं। वो तो बोलते भी नहीं है, क्योंकि मैंने मांगी और जन नहीं कर दी तो का हमारा माँ जनो रहेगो, का हमारा मोह रह जागो, का हमारी इज्जत रह जाएगी। और वे मन की जान लेते हैं कि हमने कहियो जो नहीं करेगो, ताकि उनकी कहने की हिम्मत भी नहीं पड़ती है साहब। ऐसे ऐसे माँ बाप देखे हैं कि छोरा तो ओडी में घूम रहे हैं, मर्सिडीज में घूम रहे हैं, और उनके माँ बाप पे फटे कपड़ा है, उनके माँ बाप पे फटी पनैया है। ऐसे औलाद को तो परमात्मा भी क्षमा नहीं करेगा, ध्यान रखना, क्योंकि उस समय माँ बाप ने खुद ने सुख नहीं भोगे थे जिस समय तुमको सुख दिया था। माँ बाप ने सुख नहीं भोगे लेकिन तुमको सुख दिया, और आज जब तुम्हारा सुख, तुम्हारा जीवन तुम पे संपत्ति आई तो तुमने खुद अपने सुख की चिंता करी, अपने माँ बाप के सुख की चिंता नहीं करी, हैं? धिक्कार है उस औलाद को। बेटा तो वो है कि जो सुख खुद भोग रहे हैं उससे पहले अपनी माँ को सुख देने की कोशिश करते हैं, और माँ को अपना देवता मानते हैं, माँ को अपना भगवान मानते हैं। बेटा तो वो है। पत्नी से ये कह देते हैं कि देख मुझे मेरी माँ की सेवा करनी है,
या तो तू कर ले, और तू नहीं करेगी तो फिर मैं अपने हाथन से अपनी माँ की सेवा करूंगा। मैं माँ के लिए जीता हूं। तेरी राजी हो तो रह, और नहीं राजी हो तो जा अपने घर। औलाद तो वो है साहब। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ को समझाया, गले से लगाया और आशीर्वाद दिया, बेटा तू जहां रहे सुखी रहे, जा। और सुन, मेरी याद मत करना, मेरे पास तो सब लोग हैं, तू अकेला रहेगा ना, दुखी रहेगा। भगवान श्री कृष्ण दोबारा से डोली में, उस रथ में बैठे हैं। जज साहब अपनी ही माँ को आश्रम में छोड़ा है। आश्रम में माँ पर नजर रख सके इसलिए उधर के चौकीदार से दोस्ती कर ली थी और कुछ पैसे दे दिए थे। जज ने चौकीदार को अपनी दिल की बात आंखों में आंसुओं के साथ बता दी कि घर में पत्नी है जो माँ के साथ बदतमीजी से पेश आती है, और पत्नी के कहने पर दोनों बच्चों ने माँ से बात करनी ही बंद कर दी। माँ को अकेलापन लगने लगा और इन सब वजहों से दिन भर रोती, इसलिए उसे आश्रम छोड़ने के लिए आ गए। तो चौकीदार ने कहा, जज साहब आपके सामने सारे सबूत थे कि कौन सही और कौन गलत है, लेकिन अपनी ही माँ के साथ न्याय नहीं कर पाए, तो औरों के साथ क्या न्याय करते होंगे आप। ये बात जज साहब के दिल को छुप गई। चौकीदार की इतनी सी बात का इतना असर हुआ कि 2 रात नींद नहीं आई, 2 दिन से खाना नहीं खाया और कोर्ट भी नहीं गए। ऐसा लग रहा था जैसे एक चौकीदार ने जज साहब की दुनिया हिला दी। जज साहब अपने घर में रूम से बाहर आए। दोनों बच्चे और पत्नी खाना लेकर इसी इंतजार में खड़े हैं कि कब खाना खाएंगे। तभी जज साहब ने एक कागज पत्नी को और 2 अलग कागज अपने बच्चों के हाथ में थमा दिए। कागज की एक लाइन पढ़ी तो पत्नी के हाथों में से थाली गिर गई। जज साहब बोले, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, और बच्चों से कहा, आज से मेरी सारी प्रॉपर्टी आप दोनों की, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बच्चों ने उन्हें जबरदस्ती कुर्सी पर बिठाया, हाथ जोड़कर पैरों में गिरकर इन सब का कारण पूछा। आंखों में आंसुओं के सैलाब के साथ जज साहब बोले कि मैं मेरी 65 वर्ष की माँ को आश्रम छोड़ के आया हूँ, अनजान लोगों के भरोसे छोड़ के आया हूँ, और आप सब कारण पूछ रहे हैं। हम लोगों को शर्म आनी चाहिए। रोज मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ रोती थी कि बेटा प्लीज मुझे ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर दो। आप में से किसी ने भी माँ से सीधे मुंह बात नहीं की, और ये भी भूल गए कि जिस जज को आज पूरा शहर सलाम करता है, उसी जज को बनाने में उस माँ का कितना बड़ा रोल है। कभी दूसरों के घरों में काम करने जाती तब भी मुझे अकेला न छोड़ती। ऐसी भगवान समान माँ को मैंने आश्रम में छोड़ दिया, और वो भी ऐसे लोगों के भरोसे जिन्हें ये तक नहीं पता कि माँ को क्या बीमारियां है। खुद को कोसते हुए जज साहब कहते हैं, दूसरों पर फैसले सुनाने वाला आज मैं खुद हार गया। मैं जज नहीं बल्कि गुनाहगार हूँ, और मैंने जो गुनाह किया है वो शायद कानून तो माफ कर देगा, लेकिन ईश्वर के कोर्ट में वो कभी माफ नहीं होगा। ये कहते हुए जज साहब बोले कि अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने जा रहा हूँ। मैंने अपना सब कुछ आप लोगों को सौंप दिया है, और अब अपनी माँ के साथ आश्रम में रहूंगा और उनकी सेवा करूंगा। पत्नी से जज साहब ने कहा कि याद रखना, आज तुमने उस माँ को आश्रम भिजवाया, तुम भी एक माँ हो, कल तुम्हें भी कोई आश्रम भेजेगी, तब तुम्हें मेरे इन शब्दों का अर्थ सही मायने में समझ आएगा। ये बोलकर जज साहब निकल लिए अपनी माँ के पास। आधी रात को चौकीदार भी जज साहब को देखते हुए चौंक गया। अंदर देखा तो माँ सो रही थी। करीब जाकर देखा तो पूरे परिवार की तस्वीर से लिपट कर रोते हुए माँ सो गई थी। आश्रम का प्रशासन भी जाग गया, क्योंकि पीछे पीछे माँ और बच्चे भी आ गए। उन्हें ये एहसास हो गया कि उन्होंने क्या पाप किया है। तभी आश्रम की एक कर्मचारी बोली, हम इन्हें आपको नहीं सौंप सकते, क्या पता कल आप इन्हें मार दो तो। ये सुनते ही जज साहब की पत्नी को दिल में बहुत दर्द हुआ। वो बोल उठी कि मैडम जी, शायद हमारे हाथों बहुत बड़ा पाप हुआ है, मानते हैं, लेकिन अब हम इन्हें मारने नहीं, इन्हें एक नया जीवन देने आए हैं। आश्रम के सभी बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे। सबके सब रो पड़े। खुशी के आंसुओं के साथ माँ को घर ले आए। लेकिन वही आश्रम में अनेक आंखें ऐसी थी जो किसी ना किसी का इंतजार कर रही थी। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य तो आप सब समझ गए होंगे, इसलिए शेयर कीजिए और हर घर तक इस कहानी को पहुंचाइए, क्योंकि माँ तो माँ होती है,
सब होगा तुम्हारे पास पर सुकून नहीं होगा। सुकून सिर्फ माँ के आंचल में होता है और उस आंचल को बिखरने मत देना। कल एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग में मेरा एक कोलीग बार बार अपना बजता हुआ फोन काट रहा था। ऐसे उठा लो, क्या पता कुछ इम्पोर्टेंट हो, सो यू मस्ट पिक इट अप। He said, "No, मैम, इट्स नथिंग इम्पोर्टेंट, माई मॉम इज कॉलिंग। और वो मेरे साथ ही रहती हैं, लेकिन फिर भी बार बार मैम आई एम सॉरी, अब दोबारा फोन नहीं आएगा। आई सेड, नो, आई एम सॉरी, मैंने सुना नहीं वो कहाँ रहती हैं। He said, मैम वो मेरे साथ रहती हैं। एक्चुअली मैम आपसे क्या छुपाना, बड़ा भाई उनको रखता नहीं, तो वो मेरे साथ ही रहती हैं। आई सेड, एक्सक्यूज मी, आई वॉन्ट टू करेक्ट यू हियर। वो आपके साथ कैसे रह सकती हैं? आप यूं कहिए कि मैं उनके साथ रहता हूं। दोस्तों, मेरे बार बार पूछने पर भी उसको मेरी बात समझ नहीं आई कि आखिर उसने गलत क्या कह दिया। वो तो अपने आप को बहुत फर्माबरदार समझ रहा था ना, कि उसने अपने माँ बाप को अपने साथ रखा हुआ है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जरा गौर से सुनिएगा, कि क्या हमारी हैसियत है, क्या हमारी औकात भी है ये कहने की कि हमने अपने माँ बाप को अपने साथ में रखा हुआ है? बल्कि हमें हमेशा ये कहना चाहिए कि हम अपने माता पिता के साथ रहते हैं। दोस्तों, हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या किया है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इस पे तो कोई डिबेट है ही नहीं। हम सब जानते हैं कि हमारे माता पिता ने ही हमको पाला पोसा बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि आज हम कमा रहे हैं। लेकिन आज जब हम कमाने लगे हैं तो हम ये कहने लगे हैं कि वो हमारे साथ रहते हैं। आप याद कीजिए, कभी मजाक में भी अगर हमारे माता पिता हमें करेक्ट करने के लिए ये कह देते थे ना, आपको हॉस्टल में डाल देंगे, तो हम डर जाते थे और रो रो के कहने लगते थे, नहीं मम्मी पापा, मुझे आपके पास रहना है, हॉस्टल मत भेजना। तब तो हमने कभी नहीं कहा कि आप मेरे पास रहो, मुझे हॉस्टल नहीं जाना, आप मेरे पास रहो। तो आज हम ये सब क्यों कहने लगे हैं कि वो मेरे पास रहते हैं? कभी भी एहसान मत जताइएगा। यहाँ मुझे अपने पिता की कही चंद पंक्तियां याद आती हैं कि माँ बाप की सेवा करना फर्ज है, एहसान नहीं। कर्ज है उनका तेरे जिम्मे, कोई भिक्षा या कोई दान नहीं। और हाँ, एक जरूरी बात, कभी भी आपके मोबाइल फोन पे कॉलर आईडी ये 2 नाम दिखाए ना, मम्मी कॉलिंग, पापा कॉलिंग, तो प्लीज फोन एक बेल में उठा लीजिएगा, क्योंकि इस कॉलर आईडी से हमेशा फोन नहीं आएंगे। तो जब तक आ रहे हैं अटेंड कीजिए, संभाल लीजिए। मम्मी जी, मैं और राहुल परसों मनाली घूमने जा रहे हैं 1 हफ्ते के लिए। तो 1 हफ्ते के लिए आप अपना खुद मैनेज कर लेना। मैनेज? क्या मतलब? मतलब ये कि आप अपने खाने पीने का ध्यान खुद रख लेना। बेटा, तुम्हें पता है ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, और ऐसे ही अचानक मुझे अकेला छोड़ के घूमने फिरने का प्रोग्राम। तो आपके चक्कर में हम अपनी लाइफ भी एंजॉय ना करें? मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ, पर कभी तो टाइम पे बता दिया करो। और पहले मेड थी, वो भी तुम लोगों ने हटा दी। मेरे बारे में भी तो सोचा करो। नहीं सोचना आपके बारे में। आपसे कुछ दिन का पीछा छूटे इसलिए बाहर घूमने जा रहे हैं, समझिए आप। और एक बात और, इस घर का मालिक मैं हूं, मेरे डिसीजन पर सवाल मत उठाइएगा, वरना इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा ये डिसाइड करने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, समझिए आप। संजू, बात सुन बेटा। क्या है माँ, जल्दी बोलिए, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। बेटा, कुछ पैसे चाहिए थे, ये चश्मा बनवाना था। आपके खर्चे तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तुझे पता है ना, मुझे माइग्रेन है, तो चश्मा तो जरूरी है ना बनवाना। कभी आपको चश्मे के लिए पैसे चाहिए होते तो कभी किसी और चीज के लिए पैसे चाहिए होते।
मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है, समझ रही हैं आप? मैं जा रहा हूं। क्या है? वो बेटा मुझे मेडिकल स्टोर का नंबर चाहिए था। मेरे सिर में बहुत दर्द है और दवाई खत्म हो गई है। माँ पर्ची ड्रॉर में रखी होगी, उसी में नंबर एड्रेस सब लिखा है। और बार बार मुझे परेशान मत करो, रखो फोन। वो मैंने सब देखा ड्रॉर में। कोई हेलो हेलो आंटी नमस्ते। आंटी मेरे घर की चाबी है, आप प्लीज रख लेंगी? आंटी 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 क्या हुआ? आंटी 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 क्या कुछ नहीं करते माँ बाप अपने बच्चों के लिए। पैदा होने से लेके उनकी पढ़ाई लिखाई, यहाँ तक कि नौकरी मिलने तक भी उनका साथ देते हैं। उनकी हर सफलता के लिए दुआएं मांगते रहते हैं। और जब माँ बाप अपनी हर चीज उन बच्चों के नाम कर देते हैं, तब इन्हीं बच्चों को यही माँ बाप अपनी जिंदगी में बोझ लगने लगते हैं। देखिए आंटी, एक वकील होने के नाते मैं आपको एक रास्ता बता सकता हूँ जिससे आप अपनी रिस्पेक्ट और अपना घर दोनों वापस ले सकते हैं। कैसे? सच? ऐसे हो सकता है क्या? अरे बहन जी, इतनी जल्दी भी क्या है? आपको तो पता है ना भाई साहब, मेरा इकलौता बेटा है। अरे ये सारी प्रॉपर्टी उसी की तो है, फिर मैं उसे कल क्यों दूं, आज क्यों नहीं? क्या है ये प्रॉपर्टी के पेपर्स है और इसमें लिखा है कि मैं तुमसे अपनी गिफ्टेड प्रॉपर्टी वापस ले रही हूँ। क्या आपका दिमाग खराब हो गया? नहीं, मेरा दिमाग तब खराब हो गया था जब मैंने ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम की थी। अच्छा, कैसे लोगी आप मेरे से प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी तो मेरे नाम है और मैं वापस नहीं करने वाला। प्रॉपर्टी तो देनी पड़ेगी क्योंकि हाई कोर्ट के नए ऑर्डर के मुताबिक जो बच्चा अपने माँ बाप को गलत ट्रीट करता है ना, उससे माँ बाप अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते। अपनी बकवास बंद करो। माँ, मैं आपका बेटा हूं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। देखो, तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है और उस 1 हफ्ते के अंदर मेरा ये घर खाली कर दो।
माँ, गलती हो गई, माफ कर दो। हम आपके बच्चे हैं, आप ऐसा क्यों कर रही हो? बेटा, कभी कभी बच्चों को सही रास्ते पे लाने के लिए पनिशमेंट देना जरूरी होता है। और तुम्ही ने कहा था ना कि घर के मालिक के डिसीजन पे सवाल मत उठाओ। अब मालिक मैं हूं, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। तुम जाओ। Arrogance and over-smartness usually lead to disaster. Let's try and avoid it. That's it for this story. माँ की खातिर मैं सारा जगत छोड़ दूं, इसके चरणों से उठना गवारा नहीं। माँ अगर मेरी नजरों के आगे रहे, मन के मंदिर में इसको बसाता रहूं, अपनी पलकों से चुन चुन के कांटे सभी इसकी राहों में कलियां बिछाता रहूं। तीन दिन से उसे देखा नहीं है। अरे उसके बिना मॉर्निंग वॉक में भी मजा नहीं आ रहा है। बाय द वे, वेयर इज ही? जैक, हे जैक, जयंती, वेयर आर यू? जयंती। अंकल, डैडी घर पे नहीं, 3 दिनों से वो आउट ऑफ टाउन है। व्हाट? आउट ऑफ टाउन? पर कहां? अरे मेरे बगैर वो बाजार तक नहीं जाता, तो आउट ऑफ टाउन कैसे गया? और वो भी बिना बताए? इम्पॉसिबल। क्या करें अंकल, डैडी के स्वभाव को तो आप बचपन से जानते हो, अपनी मर्जी के मालिक हैं। डैडी डोंट लाई। दादू को डैडी ने घर से निकाल दिया। हीरू, शट अप एंड गो इनसाइड। भास्कर, क्या हीरू सच बोल रहा है? तूने अपने बाप को घर से निकाल दिया? अंकल, ये बच्चा है, कुछ भी बोलता है। समथिंग इज रॉन्ग हियर। दाल में कुछ काला है। अरे मुझे तो पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। अंकल, आप तो जानते हो हम दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते रहते हैं, लेकिन डैडी को बात बात में आर्ग्यू करने की आदत है। अरे जमाना बदल गया है और वो अभी भी अपने जमाने की बातें करते हैं। हाँ, 3 दिन पहले थोड़ा ज्यादा हो गया था। Tell me, प्रॉब्लम क्या है? Why did you ask me to come early? बस कर बेटा, मुझे तेरी बहुत चिंता होती है। डैड, मैं बच्चा थोड़ी ना हूं कि आप मेरी चिंता करते हो। क्या करूं, बाप हूं ना तेरा। और आज मेरे से गलती हो गई। मैंने तुझे क्लिनिक पे फ़ोन किया, पर तूने मेरा इंसल्ट कर दिया, ये कह के कि डोंट एवर कॉल मी एट द क्लिनिक, यू नो आई एम अ बिजी गाय। अरे बेटा, मैं इतना ही पूछना चाहता था कि तुम घर कब लौटोगे। मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात तुमसे डिस्कस करनी थी। और मैं देखता हूँ आजकल तुम घर पे भी बहुत लेट आते हो। डैड, मैं आपके बोल बचन से तंग आ चुका हूँ। आपको तो काम धंधा है नहीं, लेकिन मुझे है, और मैं आपको सब कुछ तो देता हूँ, लेकिन मेरी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी जिंदगी है। डैड, क्या फायदा इस धन दौलत का जब? डैड, बिकॉज ऑफ दिस धन दौलत you get top-notch medical treatment. You have a luxury car. Why don't you just go out with your friends and enjoy your life? और आपकी सुविधा के लिए नौकर भी तो है। What else do you want, Dad? वक्त, समय, we need your time. देखो बेटा, हम सीनियर्स को सुविधा से ज़्यादा बच्चों का समय अधिक प्यारा होता है। Dad, you're just being unreasonable. Unreasonable?
देखो तुम्हारी परवरिश नौकर ने नहीं की है, मैंने की है। दूध मैंने पिलाया, घोड़ा मैं बनता था, मेरे कंधे पे सवारी तुम करते थे। नौकर सिर्फ दूध पिला सकते हैं, लेकिन दूध के साथ ममता सिर्फ माँ बाप दे सकते हैं, और हम थोड़ी सी रेस्पेक्ट ही तो मांगते हैं। Dad, look, I'm not in the mood to argue with you. And I'm not an emotional fool like you. You know I'm the busiest and most respected nephrologist of the city. अफसोस, तुम अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट बन गए, बड़े किडनी डॉक्टर बन गए, लेकिन एक अच्छा बाप, एक अच्छा पति, एक अच्छा बेटा ना बन पाए। अरे 5 साल के थे तुम जब तुम्हारी माँ गुजर गई। मैंने तुम्हें अपने हाथों से बड़ा किया है, डॉक्टर बनाया। क्या बाप का बलिदान भूल गए? What बलिदान? देखिए, मैं डॉक्टर अपने दिमाग, डेडिकेशन और अपनी मेहनत से बनाऊं। क्या आप आए थे मेरा एग्जाम देने के लिए? अरे आपके पास तो मेरे फीस भरने के पैसे भी नहीं थे। ये तो अच्छा हुआ कि डीके अंकल ने लोन दिया, वरना आप तो मुझे डॉक्टर क्या, आपकी तरह स्कूल मास्टर भी नहीं बना पाते। वरना आप तो मुझे डॉक्टर क्या, आपकी तरह स्कूल मास्टर भी नहीं बना पाते। वरना आप तो मुझे डॉक्टर क्या, आपकी तरह स्कूल मास्टर भी नहीं बना पाते। वरना आप तो मुझे डॉक्टर क्या, आपकी तरह स्कूल मास्टर भी नहीं बना पाते। दादू दादू प्लीज डोंट गो दादू। और तूने जयंती को जाने दिया? अंकल, मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वो रुके नहीं। सोचा कि उनका गुस्सा ठंडा होने पर वो वापस आ जाएंगे, और ये पहले भी कर चुके हैं। He would be gone for a day and come back in the night. This time it is more than a day. That particular day was very stressful at work. I agree. I overreacted that day. ये तूने अच्छा नहीं किया। अंकल देखिए, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन डैड इज जस्ट इम्पॉसिबल। बिल्कुल बच्चों की तरह एक्ट करते हैं। वही पुरानी बातें, मैंने तुझे बड़ा किया, डॉक्टर बनाया, ब्ला ब्ला। डॉक्टर है ना तू? अरे कभी तूने अपने बाप के मेडिकल रिकॉर्ड्स देखे हैं? अंकल, डोंट बी सिली, यू नो हिम। He needs to give me his consent to review his medical records, and he refuses to give it to me. Do you know why? That's his personal matter. And how is this even relevant? Are you done now? No, I am not done. डॉक्टर भास्कर, अब वक्त आ चुका है तुझे तेरी औकात दिखाने का। अरे आज जब तूने सब हदें पार कर ही दी है, तो तेरे बाप की छिपी हुई नेक बात बताने का वक्त आ चुका है। अरे जब तू 5 साल का था और तेरी माँ गुजर गई, तो लोगों ने बहुत समझाया, पर तेरे बाप ने दूसरी शादी नहीं की। अरे तेरे सुख के कारण उसने अपनी जवानी तुझे पालने में बिता दी, और एक बाप होते हुए वो तेरी माँ भी बन गया। और अब ध्यान खोल के सुन ले, तेरा बाप और मैं दोनों गांव की स्कूल में मास्टर थे। अगर उसके पास तेरी मेडिकल कॉलेज की फीस भरने के पैसे नहीं थे, तो मेरे पास कहां से आएंगे? अरे कभी सोचा है तूने? तू इस शहर का सबसे बड़ा किडनी स्पेशलिस्ट बन पाया, उसका कारण जानता है तो? अरे तेरी फीस मैंने नहीं, तेरे बाप ने अपनी एक किडनी बेच के तुझे किडनी स्पेशलिस्ट बनाया है। तेरे बाप ने अपनी एक किडनी बेच के तुझे किडनी स्पेशलिस्ट बनाया है। तेरे बाप ने अपनी एक किडनी बेच के तुझे किडनी स्पेशलिस्ट बनाया है। Uncle, I did not know this, uncle. I did not understand my father's love and dedication. Uncle, I need to find my father, uncle. I need to find my father, uncle. I need to find my father. एक सेकेंड अंकल, किसी का फोन है। हेलो? Yes. Yes. This is Dr. Bhaskar. My dad?
जब हम न होंगे तब हमारी खाक पे तुम रुकोगे, चलते चलते अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे, चलते चलते वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे, बनके कली बनके सबा बाग़े वफ़ा में रहे ना रहे हम, महका करेंगे बनके कली बनके सबा बाग़े वफ़ा में रहे ना रहे हम। ये क्या कर रहे हो? इतना गंद डाला हुआ दिख नहीं रहा है? खाना खाने का टाइम याद रहता है, काम करने का नहीं रहता। उठो करो। ये क्या कर रहे हो तुम? एक काम करने चाहते हो 10 बिगाड़ते हो, किसी काम के नहीं हो तुम। फिर खेल रहे हैं। आप ही की वजह से ही मेरे बच्चे बिगड़ रहे हैं। क्या इनको सिर्फ जिंदगी भर खिलाना है, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी? टाइम देखा है घड़ी में? सारा दिन तुमने रोटियां तोड़नी है, कोई काम भी कर लो। इनका कुछ करो। क्या हुआ क्या? मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। सारा दिन इन्होंने सिर्फ रोटियां तोड़नी है, ऊपर से मेरे बेटे को भी बिगाड़ दिया है। ये बात बिल्कुल फाइनल है, या तो इस घर में ये रहेंगे या मैं। मेरे बच्चों प्लीज लड़ो मत, मेरी वजह से मत लड़ो। आप जहां बोलोगे मैं वहीं चला जाऊंगा, लड़ाई मत करो प्लीज। क्या हुआ डैडी? कुछ नहीं हुआ मेरे बेटे, कुछ नहीं हुआ। इस उम्र में कहाँ जाएंगे वो? मेरा इसमें कोई मतलब नहीं है। ओल्ड एज होम होते हैं ना, वहां छोड़कर आओ। एक बार फिर सोच लो। मैंने सोच लिया है, मेरा डिसीजन ये फाइनल है। सोच के सांसें लिख दी, क्या बोया था और क्या काटा सोचे बागबान, क्या बोया था और क्या काटा सोचे बागबान। सुनो ना। हाँ बोलो। हमारे बेटे को कुछ हो गया है, उसका पढ़ाई में भी दिल नहीं लग रहा है, तबीयत भी ठीक नहीं रह रही है, आजकल कुछ खा भी नहीं रहा है। पता नहीं ऐसा क्या हो गया उसको। होना क्या है, जब उसके दादाजी घर में थे तब वो हंसता था, खेलता था, उनसे रोटी भी खाता था, तब भी तुम परेशान थी। अब वो नहीं है, वो नहीं खा रहा है, तब भी तुम परेशान हो। मेरी तो तुम समझ से बाहर हो चुकी हो। आइए 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 डॉक्टर साहब, आइए। डॉक्टर साहब, ना ये कुछ खा रहा है ना ये कुछ पी रहा है, और इसका पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा। चेक करिए डॉक्टर साहब प्लीज। रुकिए मैं चेक करता हूँ। देखिए आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, इसे कोई बीमारी नहीं है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है ये किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। अब आप उसके माँ बाप हैं, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। सुनो,
जब से पापा जी गए हैं कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। मैं तो हमेशा उनको बोझ समझती रही, मगर वो तो हमारे घर की रौनक थे। सियान की तबीयत भी ठीक नहीं रह रही, आपका बिजनेस भी कितना डाउन हो गया है। आप किसी भी हाल में आप उनको वापस लेकर आओ। शुक्र है भगवान का तुम्हारी आंखें तो खुली। सोचे बागवान रब है बागवान। पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, हमेशा एक साथ रहेंगे। जिਉਂਦੇ वसदे रहो बेटा। मेरी तो भगवान से बस एक ही प्रार्थना है कि कोई भी बेटा अपने बाप के साथ ऐसा ना करे। रब राखा। यही सोच हाय कैसी हो? बहुत बढ़िया, तुम बताओ। बस ठीक हूँ। आप बहुत उदास लग रही हो, सब ठीक तो है? क्या बताऊँ यार, ये मेरे सास ससुर ओल्ड एज होम में है ना, रोज रोज जाना पड़ता है। तुमने अपने सास ससुर को ओल्ड एज होम में रखा है? हाँ। क्यों, तुमने अपने सास ससुर को अपने घर रख रखा है क्या? एक्चुअली मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं उन्हें अपने घर में रखूं। उन्होंने मुझे अपने घर में रख रखा है। रब है बागवान। गृहस्थ के इन सभी रिश्तों में पहले पुरुष का नाम आता है, स्त्री का नाम बाद में आता है। जैसे दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, पति पत्नी, भैया भाभी, यानी कि पुरुष का नाम पहले आता है और स्त्री का नाम बाद में आता है। केवल दुनिया में एक ही रिश्ता ऐसा है जिसमें स्त्री का नाम पहले आता है और वह रिश्ता होता है माता और पिता का रिश्ता। इस रिश्ते में माँ का नाम पहले आता है, पिता का नाम बाद में आता है। क्योंकि ये जो माता पिता होते हैं ना, ये भगवान के समान होते हैं, भगवान के स्वरूप होते हैं। क्योंकि भगवान के नाम में सबसे पहले स्त्री का नाम आता है। जैसे लक्ष्मी, नारायण, गौरी, शंकर, राधा, कृष्ण, सीता, राम। इसलिए अपने भगवान स्वरूप माता पिता की हर एक व्यक्ति को सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और सदैव श्रवण कुमार बनकर अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्योंकि जब माता पिता आपसे प्रसन्न रहते हैं तो स्वयं बांके बिहारी आपसे प्रसन्न रहते हैं। और माता पिता अगर आपकी वजह से दुखी रहते हैं तो आप चाहे लाख पूजा करें, लेकिन बांके बिहारी फिर आपसे कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। इसीलिए सबसे पहले भगवान स्वरूप माता पिता के चरणों की रोज वंदना करें। धन्यवाद। आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? इस उम्र में आप टूर पे जाएंगे? क्या हुआ रिया, क्यों सुबह गुस्सा कर रही है? पूछो जरा अपने मम्मी पापा से क्या हुआ है। क्या हुआ पापा? वो बेटा, हमारा सीनियर सिटीजन का ग्रुप, पूरा ग्रुप हिमाचल घूमने जा रहा है। तो मैं सोचा मैं और तेरी मम्मी घूम के आ जाते, क्योंकि जिम्मेदारियों की वजह से मैं तेरी मम्मी को कहीं भी घुमा के नहीं ला पाया। तो ले जाओ ना, क्या हुआ? पर वो बेटा, एक हफ्ते का टूर है तो हम दोनों के करीब 20,000 रुपए खर्च होंगे। 20,000 रुपए? लूट नहीं रहे वो लोग आप लोगों को? नहीं नहीं बेटा, अरे इसी पैसे में हमारा आना जाना, रहना खाना और वहां पर जो भी खर्चा होगा ना, वो सब इसी में है। तो 20,000 ज्यादा। हाँ बेटा, नहीं इस टाइम हम आपका ये खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। ये उम्र आप दोनों की भजन कीर्तन करने की है, ना कि टूर पे जाने की। बेटा, इस टूर पर हमारी उम्र के लोग जा रहे हैं, नहीं तो हम भी मना कर देते। जैसे मैंने पूरी जिंदगी घर में रह के बिता दी, आगे भी बिता देती। और बेटा,
जब से शादी हुई है तब से लेकर आज तक मैं तेरी मम्मी को कहीं भी घुमा के नहीं ला पाया, तो इसलिए बेटा मैं ये मौका खोना नहीं चाहता। देखिए मम्मी पापा, हम लोग अभी आपका ये टूर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। घर में और भी जो इतने खर्चे हैं, आप लोगों को समझना चाहिए। इस उम्र में टूर पे जाके क्या करोगे आप लोग? बेटा संजू, बाबा रिया ठीक कह रही है, हम ये खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, आप उन्हें मना कर दीजिए। ठीक ही तो कह रहे हैं दोनों। अरे अब ये उम्र थोड़ी है हमारी घूमने फिरने की, उम्र तो है राम का नाम लेने की। अच्छा, घूमने फिरने की कोई उम्र नहीं होती? ये सब मेरी गलती है। जब जब तुमने घूमने के लिए कहा, मैंने हर बार ये कह दिया अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में, और बाद में करते करते पूरी उम्र निकल गई। बच्चों के चक्कर में अपने को भूल ही गए थे। अरे माँ बाप बच्चों की इच्छा पूरी करते हैं तो बच्चों का भी तो फर्ज है माँ बाप की इच्छा पूरी करने का। क्या हमें प्यार की जरूरत नहीं है? चुप हो जाओ। अगर आप ऐसे करोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। आप रो मत। जब तक जॉब थी सब ठीक चल रहा था, और रिटायरमेंट के बाद तो उनके हाव भाव ही बदल गए। क्या कर रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं। क्या कर रहे हो? कुछ बताओ तो सही। कर क्या रहे हो? अभी आता हूं। अरे कहाँ जा रहे हो? कुछ बताकर तो जाओ। बस अभी आता हूं थोड़ी देर में। सुबह से शाम हो गई है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। कम से कम बताकर तो जाना चाहिए कहाँ जा रहे हैं। टूर पे जाने से मना कर दिया तो क्या मुंह फुलाकर घर से निकल जाएंगे? 20,000 रुपए दे दो इन्हें टूर पे जाने के लिए। बुढ़ापे में ना खुद चैन से रहेंगे ना हमें चैन से रहने देंगे। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? मैं तो एक पैसा नहीं देने वाली हूँ। अरे कहाँ चले गए थे? अरे कम से कम बताकर तो जाते। रुक जाओ, सांस ले लो। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूं। ये क्या है? हिमाचल के टूर के टिकट हैं इसमें। ऐसे कहां से आए? तुमने किसी से उधार लिए? देखो मैं ये उधार के पैसों पे घूमने कहीं नहीं जाऊंगी। आप जाओ और इसे वापस कराओ। पापा जी, मुझे नहीं पता था कि आप टूर पे जाने के लिए इस हद तक चले जाओगे कि किसी से उधार पैसे लेकर टिकट्स लेकर आओगे। छी। किस लिए बेटा? अपनी पत्नी के साथ घूमने जाने के लिए? अभी बेटा इतने बुरे दिन नहीं आए हैं, मुझे किसी से उधार मांगना पड़ेगा। ये मेरे पैसे हैं और मैं इन्हें अपनी मर्जी से खर्च कर सकता हूं। और तुम्हें बता देता हूं,
कि रिटायरमेंट के समय मैंने अपने पैसों में से एक एफडी कर दी थी, उसी को तोड़वा के लाया। और हाँ बेटा, जो भूल मैंने की थी वो तुम मत करना। अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करने के चक्कर में अपनी और अपनी पत्नी की खुशियों को बलिदान मत करना, क्योंकि बच्चे हों या बड़े, प्यार की सबको जरूरत होती है। और एक बात यह है कि टूर से आने के बाद मैं और तुम्हारी मम्मी अलग रहेंगे, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि तुम हमें बोझ समझकर और कल को ओल्ड एज होम में हमें छोड़ने चले जाओ। उससे पहले ही हम अलग हो जाएंगे। क्या तुम मेरा साथ दोगी इसमें, फिर से एक नया घर बसाने में? हमेशा। माँ, अब आप इस घर में और नहीं रहोगे, कहीं और ठिकाना ढूंढ लीजिए अपना। ये क्या कह रहा है बेटा तू? सही तो कह रहे हैं, आपके रहने से हमारी सारी प्राइवेसी खत्म हो चुकी है। बेटा, तेरे पापा के जाने के बाद मैंने तुझे कितनी मेहनत से पाल पोस के इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उसका ये सिला दे रहा है तू मुझे? माँ प्लीज यार, अपने 90s वाला ड्रामा ना फिर से मत शुरू करो। आपको पता है मेरे महीने के आधे से ज्यादा सैलरी आपकी दवाइयों में चली जाती है। पिछले 1 साल में हम दोनों सिंगल वेकेशन पे नहीं गए सिर्फ आपकी वजह से। पर प्लीज अब और नहीं चल सकते, आपको आप जाओ यहाँ से। बेटा तू सही कह रहा है, अब तूने सोच ही लिया है तो मैं कुछ करती हूँ। हाँ जी, शर्मा प्रॉपर्टी से बोल रहे हैं जी। मुझे एक कमरे का घर चाहिए था। किराया कितना? 5,000? 1 मिनट बेटा, 5,000 किराया तो भर लोगे ना? मैं क्यों भरूंगा किराया? हाँ जी मम्मी जी हम भर देंगे, आप बोल दीजिए। अरे भर देंगे यार, कौन सा मैं हर महीने भरने, कम से कम इससे 20,000 छूटेगा। हाँ माँ, किराया मैनेज हो जाएगा। शर्मा जी, आप किराए की तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मेरे बेटे बहू आपको एकदम टाइम से किराया देंगे और आपका घर अपना घर समझ के अच्छी तरह से रखेंगे। हम उनके घर को अपना घर समझ के क्यों रखेंगे? बेटा, क्योंकि तुम दोनों ही तो इस घर से जा रहे हो, मैं तुम्हारे लिए तो बात कर रही हूँ। क्या बकवास है ये? 1 मिनट बात तो पूरी होने दो। हाँ जी शर्मा जी, क्या रोज सिर्फ आधा घंटा ही पानी आता है? चलेगा, नो प्रॉब्लम। हाँ, दोनों बाल्टियां भर लेंगे। और जिनके दिलों में इतना मैल भराओ, उन्हें नहाने की जरूरत ही क्या है? फोन लाओ वहां पे। 1 मिनट बेटा। हाँ जी अच्छा ठीक है 1 मिनट। बहू, तुम दोनों पब्लिक टॉयलेट का यूज तो कर लोगे ना? पब्लिक टॉयलेट? हाँ, शर्मा जी बता रहे हैं कि वहाँ पर सार्वजनिक शौचालय का यूज करना पड़ता है और ज्यादा नहीं, 1-1.5 घंटा ही लाइन में लगना होगा। जो मैं वो बोले जा रहे हो क्या? 1 मिनट। क्या? अच्छा, खिड़कियां भी नहीं है घर में? लो, ये तो और अच्छा हो गया, एसी की प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। खर्चा बच गया बच्चों का। माँ फोन लाओ इधर, मैं बात करता हूँ शर्मा जी। 1 मिनट। आपका मकान मेरे बेटे को बहुत ज्यादा ही पसंद आ गया। हाँ, उतावला हो रहा है बात करने के लिए आपसे। लीजिए, बात कीजिए। ये ले, बात कर। हेलो। नहीं जी शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें कोई घर नहीं चाहिए, थैंक यू वेरी मच। अरे, फोन क्यों काट रहा है? ओहो, शर्मा जी नाराज हो गए ना तो इतनी प्रेशियस प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं हमें। क्या आप बकवास कर रहे हो? पिछले 10 मिनट से ही हम आपको इस घर से भेजने की बात कर रहे हैं, खुद जाने की बात नहीं कर रहे। एग्जैक्टली। अच्छा बेटा, ये सोचने से पहले तुम दोनों ये भूल गए कि जिस घर में तुम रह रहे हो ना, फिलहाल तो वो मेरे नाम पर है, समझे? मैं सोच रही थी कि मेरी अब उम्र हो रही है, ये बिजनेस, ये प्रॉपर्टी मैं तुम दोनों के नाम कर दूं, पर अच्छा किया मैंने ये सब नहीं किया, नहीं तो आज मैं सड़क पर होती। अरे माँ, आप तो बुरा मान गए। हम तो मजाक कर रहे थे, है ना? हाँ, हम मजाक कर रहे थे। पानी दो माँ। हाँ, अरे मम्मी जी आप खड़ी क्यों है? बैठ जाइए ना। और खबरदार है, आज के वजह से प्रैंक करने के लोग चाहे मेरे को तो। जी बिल्कुल नहीं। बेटा, खामखा ये नाटक मत कर, तू मेरा बेटा है, अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुझे। फिलहाल तो तुम दोनों अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से।
कम से कम तुम दोनों को देख के लोगों को ये सीख तो मिलेगी कि अपने जीते जी अपने बच्चों के नाम अपना बिजनेस और अपना घर कभी नहीं करना चाहिए। वर्मा, हम आपके बच्चे हैं, आप हमें थोड़ी निकालोगे इस घर से। बेटा, अभी थोड़ी देर पहले तू भी मुझे निकाल रहा था ना। वैसे भी जो औलाद अपने माँ बाप की सगी नहीं है वो किसी की सगी नहीं हो सकती, और ऐसी एहसान फरामोश औलाद की मेरी घर में तो कोई जगह है ही नहीं। निकलो यहाँ से। माँ प्लीज हमें माफ कर दीजिए, प्लीज हमें घर से मत निकालिए। निकलो यहाँ से, चलो अपना सामान पैक करो, निकलो यहाँ से। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। हाथ से अपने खो मत देना मौका ये खिदमत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी। ओ जीना 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 उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराई। जब जब मुझ पे उठा सवाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माँ। माई रे तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा। माई रे मुझसे ही रूठी मेरी परछाई। ओ मेरी परछाई, तेरा ख्याल। माई रे तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा। माई रे मुझसे ही रूठी मेरी परछाई। ओ मेरी परछाई, तेरा ख्याल। मारी तेरी चुनरिया लहराई। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माँ।
मेरी बात कान खोल के सुन ले, पापा जी इसी घर में रहेंगे, जिसे जहां जाना वहां जाए। तो फिर ठीक है, जा रही हूं मैं इस घर से, तुम रहो पापा के साथ यहां। भाई ऑफिस में आज तो थक गए। रानी अच्छी सी कॉफी बना दे यार, थक गया ऑफिस में बिल्कुल। और हाँ सुन यार, मैं तो बताना ही भूल गया, मेरी पापा जी से बात हुई थी, आज पापा जी आ रहे हैं तो हम दोनों का खाना साथ में बना दियो। पापा जी आ रहे हैं? पर क्यों? वो क्यों आ रहे का क्या मतलब? अरे भाई रहने के लिए आ रहे हैं। पापा जी हमारे साथ रहने आ रहे हैं? क्यों? क्यों का क्या मतलब है भाई? पापा जी इस उम्र में और कहाँ रहेंगे? ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है जो कोई भी यहाँ आकर रह लेगा और रोटियां तोड़ता रहेगा। एक तो वैसे ही पूरा दिन काम करते करते मैं इतना थक जाती हूँ, मेरे खुद के लिए टाइम नहीं बचता, और पापा यहाँ आ जाएंगे तो पूरा दिन उनकी सेवा पानी में निकल जाएगा, मुझे तो 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। तुम उन्हें फोन करके मना कर दो कि वो यहाँ ना आए। मेरी बात कान खोल के सुन ले, ये मेरा फाइनल डिसीजन है, पापा यहीं रहेंगे। तो मेरा भी फाइनल डिसीजन ये है कि अगर वो इस घर में रहेंगे तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मेरी बात कान खोल के सुन ले, पापा जी इसी घर में रहेंगे, जिसे जहां जाना वहां जाए। तो फिर ठीक है, जा रही हूं मैं इस घर से, तुम रहो पापा के साथ यहां। इस आदमी ने कभी भी इतनी रूडली मुझसे बात नहीं की। अब कुछ भी हो जाए, इस घर में दोबारा कभी नहीं आऊंगी मैं। मेरे बारे में तो सोचता ही नहीं है ये। 1 मिनट में मुझे जाने के लिए बोल दिया। ठीक है तो फिर चली जाऊंगी मैं भी। नहीं रहूंगी अब इस घर में, मैं चली जाऊंगी। पापा, आप अचानक यहाँ कैसे? अरे बेटा, मैं दामाद जी ने बताया नहीं तुम्हें? रानी बेटा, तुम्हारे भैया भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे खाना तक नहीं देते थे। बेटा, दामाद जी का टेलीफोन आया था कि आप हमारे रहते हुए वृद्धाश्रम क्यों जाओगे। उन्होंने कहा था कि आप यहीं चले आओ, और उन्होंने मेरी टिकट करा दी। मैंने तो सोचा ये अपने पापा के बारे में बात कर रहे हैं, पर ये तो मेरे पापा के बारे में बात कर रहे थे। ये मेरे पापा का कितना ख्याल रखते हैं, और मैं इनके पापा के बारे में कितना गलत सोच रही थी। पापा आप अंदर आइए। एक मिनट पापा, मुझे माफ़ कर दो। तुम मेरी फैमिली का इतना ध्यान रखते हो, और मैंने तुम्हारे पापा के बारे में इतना कुछ गलत बोल दिया। मैं ना तुम्हें यही बात समझाना चाह रहा था। अरे जब शादी होती है ना, शादी के साथ साथ 2 परिवार आपस में जुड़ते हैं, और जब 2 परिवार आपस में जुड़ते हैं ना, तो मेरा तेरा परिवार नहीं होता, फिर हमारा परिवार होता है। कोई बात नहीं, तू बाबूजी को लेके जा, खाना खिला। OTP सर? OTP सर ये है 5729। 5729, थैंक यू सर। सर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप बलबीर सिंघानिया है ना, सिंघानिया होटल्स के मालिक? हाँ हाँ, पर आपने मुझे कैसे पहचाना? अरे सर आपको कौन नहीं जानता, आपसे मैं पहले मिल चुका हूँ ऑस्ट्रेलिया में। आप मेरे रेस्टोरेंट आए थे इंडियन खाना खाने के लिए। क्या नाम था उस रेस्टोरेंट का? सर आहार इन ऑस्ट्रेलिया। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, याद आया भाई, बहुत ही लजीज खाना था, मजा आ गया था। पर देश में देश का स्वादिष्ट खाना खाकर। थैंक यू सर, थैंक यू।
सर वैसे आपसे एक बात पूछ सकता हूँ अगर आप बुरा ना माने तो? हाँ हाँ पूछो, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। सर आप चाहें तो 10-10 कैब की कंपनियां खरीद सकते हैं, फिर आप एक कैब क्यों चला रहे हैं? खरीद सकता था, लेकिन अब तो ये कैब भी मेरी अपनी नहीं है, किराए की है। अब सिंघानिया होटल का मालिक मेरा बेटा विपिन सिंघानिया है। मेरा अब सिंघानिया होटल से कोई नाता नहीं। मेरे बेटे ने पावर और प्रॉपर्टी के लालच में आकर एक दिन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टर्स की मीटिंग बुलाई और उनको बहुत बड़े बड़े लालच देकर सबको अपनी साइड पे कर लिया और सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। एक पल में मुझे अपना कहने वाले सब लोग पराये हो गए। उस मीटिंग के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचा था, सब खत्म हो गया था। कोई बात नहीं सर। सर तो क्या आपके बेटे ने आपको घर से भी निकाल दिया? मैं उसके बाद घर गया ही नहीं। जो थोड़ा बहुत पैसा मेरे पास बैंक में था उससे मैंने एक छोटा सा घर खरीद लिया और ये कैब चलाने की नौकरी पकड़ ली। सर उसके बाद आपने अपने बेटे से कभी बात की? बात करता भी तो कैसे, और क्या बात करता। अब क्या मैं उसके सामने जाकर गिड़गिड़ाता कि बेटा जो कुछ तूने किया अच्छा नहीं किया? अगर उससे अपने कुछ किए का एहसास होता तो वो जरूर मुझे ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो सर ये सब क्यों? मतलब आप किसी ओल्ड एज होम में भी रह सकते थे जाकर, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? बेटा तुम्हें पता तो है ना कि मैं एक अमीर आदमी था, और उससे पहले मैंने अपनी जिंदगी बहुत गरीबी में काटी, लेकिन मैंने मेहनत की, दिन रात मेहनत की और इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया। मेरा जिंदगी में एक असूल रहा है कि मेरा ये हाथ सिर्फ मेहनत की रोटी खाएगा। इसलिए मैं तब तक कमाता रहूंगा जब तक कमा सकता हूं, जब तक मेरा शरीर साथ देता है। जिस दिन मेरा ये शरीर साथ छोड़ देगा मैं ये दुनिया भी छोड़ दूंगा। आप बहुत जिद्दी है सर। जिद्दी आदमी ही जमाने में अपना नाम बना पाता है। लीजिए सर, आपकी लोकेशन आ गई। ये लीजिए सर आपके पैसे। थैंक यू सर। अच्छा लगा आपसे मिलकर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। सुनिए सर। बोलो बेटा। सर आपके लिए मेरे पास एक काम है, करेंगे? कैसा काम? सर मैं दिल्ली में एक रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ, उसी की वजह से यहाँ पर आया था। तो मैं आपको अपने रेस्टोरेंट का मैनेजर बनाना चाहता हूँ। हैं? जी सर। अब आपसे बेटर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस किसके पास होगा? आपने बड़े बड़े होटल चलाए हैं, एक रेस्टोरेंट चलाना तो आपके माएँ हाथ का खेल है। लगता है बेटा कि तुम मुझसे ज्यादा ही इम्प्रेस हो गए और जल्दबाजी में डिसीजन ले रहे। इम्प्रेस तो सर मैं आपसे 3 साल पहले ही हो गया था, और आपको मैनेजर बनाने की ये जो मेरी अपॉर्चुनिटी है इसको तो मैं नहीं छोड़ सकता। तो आपको करना पड़ेगा। आप ज़्यादा मत सोचिए, आप एक काम कीजिए, कार्ड रखिए, ये जो मेरा एड्रेस है, कल मेरे से मिलिए आगे। ठीक है बेटा, मैं तैयार। बस सर इसीलिए क्योंकि आपका खाना बहुत ही लजीज। थैंक यू सर। बेटा एक बात कहूं, आप अपने माँ बाप के साथ कभी ऐसा मत करना जैसा मेरे बेटे ने मेरे साथ किया। बस आपसे यही निवेदन है। जी सर। जीते रहो बेटा। गॉड, मैं कल हाजिर हो जाऊं। ठीक है सर। रात के 8 बजे का समय रहा होगा। एक लड़का एक जूतों की दुकान में आता है। गांव का रहने वाला था पर तेज था। उसका बोलने का लहजा गांव वालों की तरह का था, परंतु बहुत ठहरा हुआ लग रहा था। उम्र लगभग 22 वर्ष का रहा होगा। दुकानदार की पहली नजर उसके पैरों पर ही जाती है।
उसके पैरों में लेदर के शूज थे, सही से पॉलिश किए हुए। दुकानदार, क्या सेवा करूं? लड़का, मेरी माँ के लिए चप्पल चाहिए किंतु टिकाऊ होनी चाहिए। दुकानदार पूछता है, आपके साथ वह आई है क्या? उनके पैर का नाप चाहिए। लड़के ने अपना बटुआ बाहर निकाला, 4 बार फोल्ड किया हुआ एक कागज जिस पर पेन से आउटलाइन बनाई हुई थी दोनों पैर की। वह लड़का बोला, क्या नाप बताऊं साहब, मेरी माँ की जिंदगी बीत गई, पैरों में कभी चप्पल नहीं पहनी। माँ मेरी मजदूर है, मेहनत कर करके मुझे पढ़ाया, पढ़कर अब नौकरी लगी है। आज पहली तनख्वाह मिली है, दिवाली पर घर जा रहा हूं तो सोचा माँ के लिए क्या ले जाऊं, तो मन में आया कि अपनी पहली तनख्वाह से माँ के लिए चप्पल लेकर आऊं। दुकानदार ने अच्छी टिकाऊ चप्पल दिखाई जिसकी 800 रुपए कीमत थी। चलेगी क्या? आगंतुक लड़का उस कीमत के लिए तैयार था। दुकानदार ने सहज ही पूछ लिया, कितनी तनख्वाह है तेरी? अभी तो 12,000 रहना खाना मिलाकर 7-8 हजार खर्च हो जाएगी, ये यहाँ और 3,000 माँ के लिए। अरे फिर 800 रुपए कहीं ज्यादा तो नहीं? दुकानदार बोला। तो बात को बीच में काटते हुए लड़का बोला, नहीं कुछ नहीं होता। दुकानदार ने चप्पल बॉक्स पैक कर दिया, लड़के ने पैसे दिए और खुशी खुशी दुकान से बाहर निकल गया। पर दुकानदार ने उसे कहा, थोड़ा रुको। साथ ही दुकानदार ने एक और बॉक्स उस लड़के के हाथ में दिया, ये चप्पल माँ को तेरे इस भाई की ओर से गिफ्ट कर देना। माँ से कहना पहली खराब हो जाए तो दूसरी पहन लेना, नंगे पैर नहीं घूमना और इसे लेने से मना मत करना। दुकानदार ने एकदम से दूसरी मांग करते हुए कहा, उन्हें मेरा प्रणाम कहना और क्या मुझे एक चीज दोगे? बोलिए ना भैया बोलिए। वह पेपर जिस पर तुमने पैरों की आउटलाइन बनाई थी वही पेपर मुझे चाहिए। वह कागज दुकानदार के हाथ में देखकर वह लड़का खुशी खुशी वहां से चला गया। वह फोल्ड वाला कागज लेकर दुकानदार ने अपनी दुकान के पूजा घर में रखा। दुकान के पूजा घर में कागज को रखते हुए दुकानदार के बच्चों ने देख लिया था और उन्होंने पूछ लिया कि ये क्या है पापा? दुकानदार ने लंबी सांस लेकर अपने बच्चों से बोला, लक्ष्मी जी के पग लिए हैं बेटा, एक सच्चे भक्त ने उसे बनाया है, इससे धंधे में बरकत होती है। दोस्तों, माँ तो इस संसार में साक्षात परमात्मा है, बस हमारे देखने की दृष्टि और मन का सोच श्रद्धा पूर्ण होना चाहिए। तो दोस्तों, मेरी 3 बातों को सदैव याद रखना। पहली, अपने माता पिता का सदैव आदर करें, उनको सम्मान दें। दूसरी, इस वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार ध्यान से देखें जब तक ये वीडियो का सार आपको समझ में ना जाए। हो सकता है एक बार में सुन के आप इसको सुन तो लेंगे पर आपको सार समझ में नहीं आएगा। और तीसरी बात, मैं सदैव कहता हूं, विद्यादान महादान। बाबू, हाँ बेटा। बाबू तेरी रोटी और माँ का दलिया मैंने बनवा दिया है, हम आज बाहर जा रहे हैं। तुम एक काम करियो, कबाड़ बंद करके सो जियो। ठीक से बेटा। बेटा संभल कर जाइयो और टाइम सिर घर आ जाइयो। तू चिंता ना कर, आराम तो आ जाऊंगे हम। बाय दादाजी। बाय। जोगनों की माँ, हाँ वो डाना बालक खड़े गए। तने बेरा नहीं, आज जुगनू की शादी की सालगिरह से बालक से कि तो चले जाएंगे होटल में, खाना खुना खा कर आ जाएंगे। अच्छा, मैं एक बार काम कहना चाहूँ सो ये वो डाना है कि मैं काम याद आ गया। दिखे जल्दी आइए, तन्ने भी सामने दिखता को नहीं। घनी जनता मत करे अगर तू मेरी। हाँ ठीक से। लोगों की माँ कड़े गई यारी आ गया तू? हाँ। अच्छा बैठ जा। तू भी सारी आन धंधे में टूटी रहे छे। ये करा तो बड़का का काम से करना ही पड़ेगा, बुढ़ापा में हाथ पैर चलता रहेगा। और तू क्या कही थी? बोला याददाश्त खत्म होगी तेरी। तेरे याद से कि मैं? हाँ याद से, आज बड़का की सालगिरह से। हाँ बहुत बढ़िया, बड़का ही तो याद से। तेरा और के मैं याद से? और तो किम्मी याद को नहीं मेरा। अब बावली ताज तेरा जन्मदिन से। अच्छा हाँ। तेरी भी आदत नहीं बदली, बड़का की सालगिरह भूल गया और मेरा जन्मदिन नहीं भूलिया कत्ती भी। अरे मानस बुढ़ा दे ही तो उसे दिल तर दिमाग तना होया करे। और तेरे खातिर तेरी फेवरेट डिश के ले आया हूँ, समोसे। तुमने भी चाड़े कर दिए कत्ती। ले एक बड़क मार ले।
बड़े स्वाद से। सवाद तक खानी है कि मुंह मौस है, सौदा तो वो ही पहले थार वो ही से लियानिया का भी फर्क से। चल उड़ा भीतर चटनी के लिए खावांगे। धर्मो बाबूजी वो एक 30 रुपए की उधार और थी आपकी तरफ। मैं क्या कर दी गए? ना वो आपके पिताजी समोसे ले गए थे जी। और कई दिन और पैसे नहीं। मेरा बाबू उधार है? हाँ जी, वो समोसे ले गए थे जी। ले पकड़ रख बाकी। आज तो दाल बहुत स्वाद बना रखी है। अच्छा, चटनी नहीं बनाई ना चटनी नहीं, दाल बनाई। हाँ बेटा। आ गया। थारी जीभ की घनी चटोरी हो रही है। क्या बात होगी बेटा? क्या बात होगी? सारे गांव में मेरी बेइज्जती करवा कर मैं तेनू पूछो क्या बात होगी? अरे क्या कर दिया हमने? समोसे खाए तुमने? अरे मेरे तक कैसे को थे? मेरा मुंह माता फूक देता, मैं तुम्हें समोसे ला के दे देता। आज वो 1.5 पैसे का वो धर्मू उतरा यार है। वो 4 आदमी मेरी बेइज्जती कर गया, 4 आदमी में। अब इसका बाबू मेरे को उधार समोसे लेकर गया है। इस तरह फालतू मेरी और क्या बेइज्जती कराओगे तुम? फिर मैं तो पूछ जो क्या हो गया? अरे तू आज ये किसी बात करने लग रहे से? हमारी इज्जत है, मेरी इज्जत से तेरी। गरीबी में तू पाड़ा पोसा, माटी में माटी हो के आज तू इज्जतदार हो गया। बड़ी गाड़ी लेके तू भूल गया जुगनू, भूल गया बेटा। उधर बड़का ले गए होटल में तो चले गया। सालगिरह याद थी तेरा? अरे जिन्हें तो पैदा करा था उसका जन्मदिन भी था उस दिन। भूल गया तो? अरे आई जन्मदिन पे समोसे खावा करता इसने, मैं तोरा पैसे ना दे। दो टके का आदमी मेरी इज्जत, तेरी इज्जत, तेरी शान और शौकत। बाबू मेरे से गलती होगी, बाबू मेरे से गलती होगी, बाबू मेरे से गलती होगी, मुझे माफ कर दे। मन नहीं मेरा था, मेरे समोसे बने इतने महंगे पड़ेंगे। मैं पागल हो गया था। माँ मेरे से गलती होगी, मैं तेरा जन्मदिन भूल गया, मैंने इसी बात कह दी। मानू मना करे बाबू, ओ बाबू नु मना करे, गलती होगी मेरे से। लोगों ने गलती तेरी को ना, यो टाइम में ही सहारा से बेटा। पहले आदमी बाहर होया करते, पैसा अड़वा होया करता, गरीब से ना पैसा बाहर हो गया, पैसा भी आदमी आता है, अरे आदमी अड़वे हो गए रहे। बाबू इसी बात बनना गया, मैं तेरे पापा को इसी बात बनना गया। माँ बाप समझा ले, बाकी बाबू किसी बात कहे। अरे मैंने तेरे ऊपर अपने आप तो गड़ा विश्वास था रे, तोड़ दिया ना बाबू। मैं आज के बाद कदे ऐसी बात नहीं करूं बाबू, समझ भागी मेरे। याद रखना, माँ बाप उम्र से नहीं फिक्र से बूढ़े होते हैं। कड़वा है मगर सच है। जब बच्चा रोता है तो पूरी बिल्डिंग को पता चलता है, मगर जब माँ बाप रोते हैं तो बाजू वाले को भी पता नहीं चलता। यही जिंदगी की सच्चाई है।